नमस्कार, स्टेप अप में आपका स्वागत है। एक कदम आगे हम दिखाते हैं वो राह जो आपको दिखा सके आपकी मंजिल। निश्चित रूप से कुछ ऐसे विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं जो कि हमारे जीवन का एक हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे और यह आज का जो विषय हम आपके लिए लेकर आए ना, वो हर घर की कॉमन समस्या है, वो है कार्टून चैनल्स। तो कार्टून चैनल्स को लेकर पेरेंट्स की क्या समस्याएं हैं, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं सैयद फाजिल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया जी सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि बचपन में ना कार्टून कैरेक्टर से जुड़े मैगजीन्स तो काफ़ी प्रचलित हुआ करते थे और हम लोग उसे पढ़ते भी थे, लेकिन आजकल के बच्चे वो है एनिमेटेड फॉर्म में उसे देखते हैं और सभी पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कार्टून देखते हैं। तो इसका कारण क्या है? राइट ना, बच्चों को ना अपनी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कुछ स्टिमुलेशन चाहिए होती है। तो वो स्टिमुलेशन नेचर से भी आती है और जो चीज़ को अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ जैसे कार्टून चैनल पे थोड़ा उनको जॉय मिलता है क्योंकि वो थोड़ा कॉमेडी सेंस होता है। तो एक तो डेफिनेटली उस कारण से बच्चे अटैच हो जाते हैं। और फिर कोई लाइव ऑब्जेक्ट जैसे कि उनकी पेरेंट है तो उसमें डोंट्स बहुत होता है, लेकिन ये जो बाकी लोग होते हैं उसमें डोंट्स नहीं, खाली डूज होता है। तो बच्चे अटैच होते हैं एनिमल्स से या पेड़ों से या और इस तरह के टॉयज़ से, क्योंकि वहाँ पर डोंट्स नहीं है, खाली डूज है। लेकिन जब वो किसी इंसानों से मिलते हैं तो वहाँ डोंट्स और डूज साथ में होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा अटैच वहाँ हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वो एक तरह का जॉयफुल होता है, उनके लिए नया लगता है। नए नए जो उनके आवाज़ें हैं, जो उनकी इमेज फॉर्म होती है, तो वो इमेज फॉर्म जल्दी जल्दी बदलती है। इससे बच्चों का ब्रेन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक प्रैक्टिस ऑफ स्पीड फ्रेमिंग वो बच्चों को मिलता है और इससे शायद उन्हें जॉय मिलता है और इसलिए वो अटैच हो जाते हैं। जी, पर हमने देखा है सर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लगातार कार्टून नेटवर्क से इतना जुड़ जाते हैं कि वो एडिक्शन के फॉर्म में हमें नजर आता है, बहुत एडिक्ट हो जाते हैं। फिर उनको और कुछ नहीं देखना, आसपास क्या हो रहा है ये भी नहीं जानना, फिर उनका दिमाग जो है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए उनको आगे प्रेरित करता है कि वो कार्टून चैनल ही देखें। कई बार हमने देखा है बच्चे मोबाइल लेकर भी घंटों कार्टून देखते हैं। तो ये जो एडिक्शन है, इससे कैसे हम बच्चों को दूर करें? राइट। अगर कोई माँ बाप सीरियसली चाहते हैं कि उनका बच्चा कार्टून ना देखे या कम देखे, तो वन थिंग यू हैव टू डू इज दैट कैन पेरेंट्स डिज़ाइन अ कम्युनिकेशन विच इज़ मोर ह्यूमरस, more joyful, more refreshing, more entertaining, more bonding. So if you can do that, then I challenge you कि the children will stop watching cartoon channel और television. तो क्या पेरेंट अपने एक ऐसा कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं जो बहुत ह्यूमरस हो, बहुत एंटरटेनिंग हो, बहुत रिफ्रेशिंग हो? नहीं, नहीं कर सकते। उनकी बातचीत में हमेशा कमांड होता है, लेकिन बच्चे का डिमांड वो नहीं है। बच्चे का डिमांड तो जॉय है, जो कि उन्हें कार्टून या किसी टेलीविज़न से कैरेक्टर से मिल जाता है। तो अगर आप चाहते कि वो ना देखे इसलिए, तो उनको लगता है कि बाकी लोग सब कार्टून हैं जो उनको तंग कर रहे हैं, और जो कार्टून चैनल है उससे वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा कारण है, लेकिन लगातार देखना नुकसानदेह होता है। इसलिए एक काम करें, आप जब भी बच्चों को कार्टून दिखाएं या देखें किस तरह कार्टून देखना चाहिए बच्चों को, तो जिस कार्टून का जो RPS है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्पीड जो है, जिससे आप ये देखें, उंगली मेरी आपकी उंगली दिख रही है, अब उंगली नहीं दिखेगी, लेकिन आप देख तो रहे हैं ना। तो ब्रेन में क्या रिकॉर्ड हुआ? ब्रेन में ब्लैंक रिकॉर्ड हुआ, और इस ब्लैंकनेस के कारण ब्रेन में स्ट्रेस बच्चों को बाद में आता है, या उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। कुछ और चीज़ें जो इससे कम स्पीड में है उससे बच्चे रिएक्ट नहीं करते हैं, और इसीलिए जब बच्चा कार्टून देखता है तो और वो एक हाई फ्रीक्वेंसी में चलती है, और हाई फ्रीक्वेंसी में चलने के कारण बच्चा उस फ्रीक्वेंसी में उसका ब्रेन लेवल चला जाता है। अगर उसकी माँ उसको आवाज़ देगी तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी माँ की आवाज़ उस फ्रीक्वेंसी में नहीं है जो उस फ्रीक्वेंसी उसकी ब्रेन की सेट हो गई है। तो ये सब वजह के कारण एडिक्शन बढ़ जाता है। जी सर, हमने देखा है ना कि बहुत सारे बच्चे ना इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो तरह तरह की आवाज़ें भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेंटल हेल्थ पर कार्टून का किस तरह का असर पड़ता है? राइट। अब देखिए, वो तो एक तरह से जो आवाज़ें बच्चे निकालते हैं वो उसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करना, देखिए बच्चे का जो भी, हम जैसे ABCD हम जो भी भाषा सीखते हैं, तो भाषा में अक्षर तो बाद में आते हैं, पहले साउंड आता है। तो साउंड जो है वो एक मटेरियल है जिससे हम भाषा बनाते हैं। तो वो साउंड की प्रैक्टिस है बच्चों की है। हालांकि उस साउंड का मतलब शायद कोई और भाषा का होगा, वो हमारी भाषा में हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर अपनी भाषा का वो अगर कार्टून देखेगा तो वो साउंड नहीं निकालेगा, फिर वो भाषा आपको लगेगा भाषा है। लेकिन किसी और भाषा का जब वो साउंड निकालेगा तो आपको लगेगा ये साउंड है, भाषा नहीं है, जबकि वो भाषा होगी किसी और लैंग्वेज की जो हमें समझ में नहीं आती। तो वो बच्चे इसलिए करते हैं, दे इरिटेट, उससे उनका अलग अलग लेवल की साउंड फ्रीक्वेंसी पर वो बच्चे उसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि एक हम भी जब बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारा बात कर रहे हैं, तो हम एक ही मॉड्यूलेशन पे बात करते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे। इससे भी तो बोर्डम आती है ना। तो बच्चों को बोर्डम पसंद नहीं है, बच्चों को हमेशा चेंज चाहिए।
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और ये प्रकृति केवल बच्चों की है और हमारी प्रवृत्ति बदल चुकी है, तो वो ज़्यादा नेचुरल है। जी सर, हमने देखा है ना कि कुछ कार्टून्स में लैंग्वेजेस जो यूज़ होते हैं वो बहुत अजीब तरह के होते हैं और वो बच्चों के नेचर में बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं बच्चों के द्वारा। तो हम देखते हैं कि उसके स्वभाव में भी ना हमको वो चीज़ें नज़र आने लगती है और कई बार तो बॉडी लैंग्वेज में भी हमको लगता है कि वो कार्टून को इतना आत्मसात कर लेते हैं अपने ऊपर कि वो उस तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं। कई बार भाषा का भी प्रयोग वैसा ही होता है। तो इस तरह से चीज़ों पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? देखिए, हम जब जैसे पेरेंट हम जब बातचीत करते हैं बच्चों के साथ, हम पेरेंट बच्चों के साथ वही वाली वोकैबुलरी यूज़ करते हैं जो हम बड़ों के साथ यूज़ करते हैं। हमारे पास एक नया वोकैबुलरी सेट नहीं है। जिस दिन पेरेंट अपने बच्चों के लिए एक नया वोकैबुलरी सेट लेकर आए जो कि थोड़ा मज़ाहिया हो, थोड़ा जॉयफुल हो, कठिन ना हो, आसान हो और थोड़ा मिमिक भी हो उसमें, लेकिन चूंकि हम वही भाषा यूज़ करते हैं जो बड़ों के साथ यूज़ करते हैं, वो वोकैबुलरी से बच्चे कनेक्ट नहीं होते। कार्टून चैनल पे जो वोकैबुलरी यूज़ होती है वो वोकैबुलरी थोड़ी मस्ती वाली होती है और आसान होती है, इसलिए बच्चे उससे ज़्यादा अटैच करते हैं, उसको ज़्यादा लर्न कर लेते हैं क्योंकि उसको लर्निंग आसान है। चूँकि हमारे शब्दकोश थोड़े भारी हैं और जॉयफुल नहीं है, थोड़े से डेड है, वो लाइवली है, आसान है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए वो लोग कॉपी करते हैं। जी यदि हम बात करें पेरेंट्स की कि जब पेरेंट्स कार्टून चैनल्स वॉच करना सिखा रहे होते हैं या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन है, किस तरह के कार्टून्स हम बच्चों को अलाउ करें देखने के लिए? गुड। एक तो देखिए कि जो कार्टून एनिमेटेड है ये बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो लाइव कार्टून है जैसे मिस्टर बीन, तो ये लाइव कार्टून है। अगर लाइव कार्टून आप देख रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट ब्रेन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी स्पीड आप माँ बाप को भी घूमते हुए आप देख रहे हैं तो वो स्पीड मैच कर जाती है। लेकिन एनिमेटेड जो स्पीड है वो स्पीड हमारे पास केवल कारों की या स्कूटरों की या बाकी चीज़ों की है। ऐसे मैन टू मैन ये स्पीड नहीं होती। कमरे के अंदर में देखिए कोई चीज़ ऐसा मूव नहीं हो रही है, तो वो अगर जल्दी जल्दी ऐसे मूव होता है तो इससे मस्तिष्क में उनको लोड पड़ता है और वो फिर एक तरह का एडिक्शन डेवलप होता है। तो ये ख्याल रखें, जिस एनिमेटेड कार्टून में दिखा रहे हैं तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए और इंडियन वर्जन दिखाइए, इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड वाला कार्टून है जो फट फट ऐसे हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है, उससे बच्चे की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में सेट हो जाती है, फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बच्चा कनेक्ट नहीं होता, इससे वो डिस्ट्रेस होता है, वो गुस्सा होता है, वो खाना नहीं खाएगा, वो सोएगा नहीं और वो उस तरह का माहौल ढूंढता है क्योंकि ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी में सेट हो गया। बहुत समय बाद कार्टून चैनल देखने के 2-3 घंटे के बाद भी वो नॉर्मल होता है, तब वो आपसे बात करता है, इसीलिए इसका प्रभाव गलत पड़ता है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि लाइव कार्टून जिसमें कि ह्यूमन एक्ट कर रहा है, जैसे हमारे पहले ज़माने में बच्चे जोकर देखते थे, है ना, तो उस तरह का कार्टून जो कि स्पीड कम हो वो दिखाए, उसमें कुछ बड़ा नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन नॉट मोर देन 16-14 मिनट्स। उसके बाद ब्रेक करें, बच्चों को बाहर ले जाएं और फिर उसके बाद ऐसा रूटीन बनाए कि दिन में 2 बार या 3 बार, लेकिन ब्रेक के बाद। जी सर, ये तो सिर्फ बच्चों की बात नहीं है बल्कि बड़े भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से कार्टून्स देखते हैं। कार्टून चैनल की यदि हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे चैनल्स में जो कार्टून के फॉर्म्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी सीख दे जाते हैं, लेकिन कुछ कार्टून ऐसे होते हैं जहाँ पर लैंग्वेज जो है वो हमारी भारतीय भाषाओं जैसी नहीं है, जहाँ पर मर्यादाएं नहीं हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। यदि मैं डोरेमोन का जिक्र करूँ तो बीच में उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो इस तरह के कार्टून को हम कैसे जज करें कि किससे हमें अलाउ करना है बच्चे को और हम कैसे ऑब्जर्व करें एज अ पेरेंट्स? राइट, जब बच्चा कार्टून देख लेता है और देखते समय कितना फोकस हो रहा है वो और कितना एंजॉय कर रहा है या एकदम ऐसे स्टैग्नेंट हो गया है, खाली बैठ के ऐसे देख रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। अगर एंजॉय कर रहा है तो ठीक है। देखने के बाद कितने देर में वो शांत होता है या आपसे कम्युनिकेट करता है, और जब कार्टून देख रहा है बीच बीच में उससे बात करिए, आपसे वो बात करता है तो इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक दूसरा, आपने डोरेमोन की बात की, देखिए डोरेमोन जो है ये बहुत पुराना कार्टून 1969 में कहीं ये डेवलप हुआ था, फुजियो ने मिलकर इसको बनाया था। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डोरेमोन पर जो यहाँ पर बात हुई थी कि उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं वो वॉट एवर, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, द इंग्लिश वेर नोन फॉर देयर वर्ड एज ए बॉन्ड, बट देन आई विल टेल यू दे हैव दिस जापानीज पीपल हैव सरपास दैट। एंड जापानीज पीपल का जो उनका एथिक्स और वैल्यूज़ है और जो उनकी डिसिप्लिन है, इट इज़ लाइक इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप जापान के बच्चे देखेंगे और कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री के बच्चों से, दे आर मोर डिसिप्लिन, दे आर वो ज़्यादा शांत है, दे आर मोर साइलेंट, दे आर मोर डिसिप्लिन, दे आर मोर वैल्यू सिस्टम। तो कार्टून से अगर ऐसा होता तो जापान का जो आबादी है, जो इतना पुराना कैरेक्टर है, इससे यहाँ पर बच्चे कुछ और होते। इट इज़ नॉट लाइक दैट इन जापान, दैट इट्स इंटायरली न्यू स्टोरी। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादती होगी ऐसा बोलना। हाँ, मैं जानता हूँ कि लगातार कोई भी चीज़ कार्टून की, आप कोई भी चीज़ अगर लगातार टेलीविज़न से देख रहे हैं, जो कि जिसमें कि आपकी लाइटें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट हैं, वो सब का नुकसान इक्वल ही है, चाहे आप कुछ भी देखिए। जी
सर हम बात करेंगे सोशलिज्म की। तो जब बच्चे पहले दादी नानी के साथ घूमा करते थे, पेरेंट्स के साथ जाया करते थे, तो थोड़े से सोशल और मोरल रूप से ना अटैच्ड होते थे लोगों से। लेकिन अभी कार्टून चैनल्स में वो अपने आप को इतना झोंक देते हैं कि आजू बाजू क्या कुछ हो रहा है इससे वो सरोकार ही नहीं रखना चाहते, किसी सोशल एक्टिविटीज़ में जाना नहीं चाहते, दादी नानी की कहानी सुनना नहीं चाहते। तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह के कार्टून चैनल से दूर करके वापस पुरानी परंपरा से बच्चों को जोड़ना चाहिए? दैट्स अ ग्रेट स्टोरी एंड अ ग्रेट आइडिया। पहले हमारे पास नाना नानी दादा दादी थे, ये 4 कैरेक्टर थे। ये 4 कैरेक्टर क्या सिखाते थे? ये 4 कैरेक्टर बच्चों को प्यार देते थे, स्ट्रेंथ देते थे, प्रोटेक्शन देते थे, सिक्योरिटी जो कार्टून नहीं दे सकता, सिक्योरिटी देते थे, उनकी डिमांड पूरी करते थे, उनके लिए अवेलेबल थे, वो ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑनलाइन थे, जो बच्चा बोलता वो कर देते थे, है ना। और वो बाइंडिंग और रिश्ते सिखाते थे, ह्यूमनिज्म सिखाते थे, वैल्यू सिखाते थे, एथिक्स सिखाते थे, जो कार्टून उतना नहीं सिखा सकता। वो तो बहुत बड़ी बात होगी। बट देन हमारी जॉइंट फैमिली थी तब। अब जॉइंट फैमिली में बहुत सारे जॉइंट आ गए, टूट गई। अब है न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में हमारे पास नाना नानी दादा नहीं है, इसलिए शायद माँ इतना बच्चों को अटेंड नहीं कर सकती, इसलिए वो टेलीविज़न पर हमने स्विच कर दिया, जो कि अच्छा नहीं है ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि आप जो सोच रही हैं कि अगर ऐसा हो जाए काश, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है और जो देश का जो युवाओं का और बच्चों का जो फिजिकल हेल्थ है, वो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आज जो मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है, या जो नशे की तरफ जा रहे हैं, या जो क्राइम बढ़ रहा है, जो एग्रेशन बढ़ रहा है, वो उसका एक कारण तो ये भी है कि ब्रेन जो है वो उसको जो मिलना चाहिए फूड, वो फूड इन द फॉर्म ऑफ थॉट, इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग, वो नहीं मिल रहा है। जी। और सर एक चीज़ और महसूस कर रहे हैं हम कि ये जो बच्चे हैं कार्टून देखकर ही खाना खाएंगे, कार्टून दिखाएंगे तब वो आपकी बात सुनेंगे, कार्टून देखकर ही सोएंगे, ये जो एडिक्शन पेरेंट्स ने लगा रखा है ना बच्चों को, वो भी एक कारण है। उनकी स्लीपिंग साइकिल बहुत डिस्टर्ब है। इस मामले में आपका क्या तर्क है? राइट। देखिए स्लीप को ना क्या होता है कि जैसा आज मैं जितना कॉन्शियस हूँ, इससे मुझे कम कॉन्शियस होना पड़ेगा, लेकिन चूंकि कार्टून जो है ब्रेन का हाई फ्रीक्वेंसी में ले जाता है, तो उससे वो बच्चे का नॉर्मल नहीं आएगा। जब तक नॉर्मल नहीं आएगा तब तक स्लीप नहीं आएगा। तो डेफिनेटली उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ रही है बच्चों की। और अब देखिए वो खाना भी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, और उसके अलावा वो दूसरों से बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उस तरह का कार्टून जिससे वो देखे हैं, उस तरह का कोई दोस्त नहीं मिलता है जो उसी कैरेक्टर का हो, क्योंकि वो उसको वो लोग एक सिंबॉलिक ले लिए हैं कि ये इस तरह का इंसान मिले। इस तरह के इंसान तो कभी मिलेंगे नहीं। तो हर किसी से मिला करो ज़फ़र, कुछ पता तो चले कौन कैसा है जी। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो इससे ना सोशल बॉन्डिंग टूट रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट देन लेकिन अगर हम छोटे से थोड़ा करें और घर का एनवायरनमेंट अच्छा करें। देखिए टेलीविज़न तो बाद में स्टार्ट होता है, पहले तो शुरुआत शुरू होती है हमारे घर के माहौल से। हमारे घर का माहौल को एक स्क्रीन समझ जाइए, तो आपके घर के स्क्रीन में क्या चैनल चल रहा है, क्या शो चल रहा है, वो भी आप ज़रा ठीक करिए उसको। तो एक काम करिए, जब कभी माँ बाप को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी अपने बच्चे से बात करें, स्टॉप, अपना एक्सप्रेशन पॉजिटिव कर लीजिए, एक्सप्रेशन काफ़ी पॉजिटिव और जॉयफुल करिए और तब बात करिए। अब देखिए, अब आपका बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, और इस तरह से वो हो सकता है कि उसमें ना जाए, और जितना ज़्यादा उसको बाहर ले जाएं आप, अपने छत को प्रोटेक्टिव बना लीजिए और छत में बच्चों को खेलने दीजिए, तो फिर वो कार्टून नहीं देखेगा। ओपन स्काई इज़ मोर ब्यूटीफुल। आई एम फेड अप ऑफ दिस 4 वॉल्स एंड सीलिंग्स। लोग तंग आ गए हैं इस 4 दीवार और सीलिंग के, वो बाहर जाना चाहते हैं। और ये जो कार्टून देखकर बच्चे को ओवरऑल जॉय बहुत मिलता नहीं है, तो डेफिनेटली स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर आप जिस कार्टून में ब्रेक हो, और ब्रेक में ब्रेक हो जाए, जल्दी ब्रेक हो, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेक में उसका फ्रेम टूट जाता है। दूसरी बात, जब कार्टून खत्म हो जाए तो आप उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, उसको एक ऐसी एक्टिविटी में लगाइए जो एक्टिविटी उस एक्टिविटी को ओवरलैप कर दे, और एक नया फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए ब्रेन पे, तब उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगी। जी बिल्कुल। यदि बच्चा कार्टून चैनल्स देख भी रहा है तो उसके साथ थोड़ा बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि उसकी एक्टिविटी उस दौरान क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, वो कंटिन्यूसली उसको देख रहा है तो उसमें से ऑब्जर्व क्या कर रहा है, सीख क्या रहा है, उस पर डिस्कशन भी हम कर सकते हैं। वैसे सर एक और चीज़ जो मन में आ रही है वो ये कि जब हम कार्टून चैनल्स देखते हैं तो एक ख्याल और है कि जब हम इसे प्रिंट फॉर्म में देखते थे, और प्रिंट फॉर्म में हम जब उसके अलग अलग टेक्स्ट पढ़ते थे, तो भी हमारा जो क्रिएशन था ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता था। मैगजीन्स हुआ करती थी हमारे ज़माने में, और कुछ ऐसे रास्ते ढूंढो वाले कार्टून्स भी होते थे जिसमें हम थोड़ा सा दिमाग भी लगाते थे। लेकिन ना चैनल्स में जो कार्टून अभी एनिमेटेड फॉर्म में आते हैं वो इस तरह के कोई तार्किक प्रश्न नहीं छोड़ते, वो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ते बच्चों के लिए कि बच्चा उस पर छोड़कर मतलब सोचे, उस पर कुछ अपना रिएक्शन दे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो चैनल्स होते हैं इनको अपना कुछ फीडबैक भी शुरू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और उनको एक मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट की टीम बननी चाहिए। जैसे आप ये देखिए, हिंदुस्तानी फिल्म में भी एक जूरी तो बनी है, लेकिन याद रखिए जो जूरी बनी है, नन ऑफ देम आर साइकोलॉजिस्ट।
दे आर द ओल्ड एक्टर्स। तो वो एक्टर्स को क्या पता ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है। तो हिंदुस्तानी फिल्म में भी जूरी का जो होना चाहिए, यहाँ के टॉप जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट हैं उनको जूरी में लेना चाहिए, ना कि पुराने एक्टर्स को। दैट इज़ अ वेरी बिग फॉल्ट इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। नाउ आई कम टू योर पॉइंट, व्हाट यू सेड लाइक दैट, कि हमें देखना चाहिए कि जो आपने इमेज की बात की, जो हम पहले दीवाना और वो जो दूसरे कार्टून देखते थे भोला, तो ये तो इमेज था ना केवल, वो तो उसका कुछ बैड इफेक्ट नहीं पड़ता था, बल्कि उसमें ना कुछ लिखा रिटर्न लिखा रहता था, तो रिटर्न पढ़ता था, उसका रीडिंग अच्छा होता था, उसका लर्निंग अच्छा होता था, नए शब्द वो सीखता था, है ना। और वो उसमें एक्सप्रेशन कॉपी बहुत लाइट नोट पे करता था, नहीं करता था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बैड नहीं पड़ता था, बल्कि उसमें वो कुछ लिटरेचर को भी पढ़ लेता था, तो उसका बड़ा फ़ायदा था। लेकिन ये जो फास्ट मूविंग है, क्योंकि उतना जल्दी पढ़ पाएगा नहीं, नीचे कैप्शन आप नहीं पढ़ पाओगे, इतना बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है, छोटे बच्चे पढ़ना आता ही नहीं है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इसके अलावा जो मैंने कहा कि इनको फीडबैक लेना चाहिए, और इनको चाहिए कि सबसे पहली बात है कि उसके जो वर्ड अच्छे यूज़ करें, एनिमेशन का RPS कम करना चाहिए उनको, और इसमें एक मनोवैज्ञानिक की टीम होनी चाहिए जो इनमें बार बार उसको देखे और बताए कि क्या चीज़ बच्चों में गलत है। और पेरेंट का एक काम है कि चैनल को आप लिखिए कि मेरे बच्चे में ये शिकायत आ रही है इसको देख के। तो और मैं एक डिज्नीलैंड में एक डायना नाम का कार्टून नहीं है, बल्कि ये एक तरह का समझिए, हाँ, कैरेक्टर है, इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें ना वो बहुत सारे एथिक्स वैल्यू सिखा रहा है, और ये लाइव है, ये इसका स्पीड ज़्यादा नहीं है, जो नेचुरल स्पीड है, स्पीड का बात है। अगर स्पीड मेरे एक्सेस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा तो मुझ पर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो भी फिर नॉट मोर देन 15-16 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं देखना। बल्कि मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि कोई भी फ्रेम है, जैसे अभी हम लोग, जैसे मैं आपके साथ अभी यहाँ कैमरा देख रहा हूँ, तो आप कैमरा भी मैं बहुत देर तक ना देखूँ, मैं 20 मिनट के बाद इट स्टार्ट इसके साथ इसका निगेटिविटी शुरू हो जाता है। तो फ्रेम बदलते रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कौन सा परिवर्तन? हर चीज़ का परिवर्तन। जी सर, एक सवाल ना और रह गया है मन में, वो भी हम सोच रहे हैं कि जल्दी फटाफट पूछ लेते हैं आपसे। सवाल ये है कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स में इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर जब हम बच्चों को इन सारी चीज़ों से जोड़ रहे होते हैं, या फिर बच्चों को बताते हैं कि बेटा इसको देखो, तो क्या पेरेंट्स को स्वयं पहले उसे खुद से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, फिर उसके लिए जोड़ना चाहिए, या फिर हम ये रिस्क उठा सकते हैं? नहीं, पेरेंट्स को देखना चाहिए पहले, और पेरेंट्स को क्या ना, उसका IQ हाई है, तो वो उस बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है इस बात को वो फील नहीं कर सकते। हाँ, तब बच्चा बैठे और पेरेंट बैठे, एक ही चीज़ नोट करिए, जब कार्टून वो देख रहे हैं, एक आवाज़ दीजिए आप धीमी सी, आपकी आवाज़ को सुन के रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब इसके ब्रेन पर इसका बहुत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये तो पहले की बात, शुरू की बात, बीच की बात कर रहा हूँ। जब कार्टून खत्म हो जाए, जब उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछिए और देखिए आंसर जो वो दे रहा है वो सेंसिबल है और लॉजिकल है, तो इसका मतलब इसका उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। और वो प्रियर और पोस्ट, यानी टीवी शुरू करने के पहले उसका नेचर कैसा था, फोटो खींच लीजिए, और टीवी देखने के बाद उसका जो फेस एक्सप्रेशन कैसा था। अगर वो बाकी चीज़ों के साथ लिंकअप नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका बैड इफेक्ट आपके बच्चे पर पड़ा है, तो वो कहीं उसका ब्रेन हाईजैक हो गया है और फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है, तो ये नुकसानदेह होता है। तो ऐसे कार्टून आप ना दिखाएं, या तो आप बैठ के बात करें और उसके बीच बीच में कुछ एक्सप्लेन करें। उस कार्टून को पेरेंट भी बैठ जाए और पेरेंट बैठ के बताए कि ये कार्टून क्या बोलना चाह रहा है। तो जब आपका इंटरफेरेंस और इंजेक्शन होगा, आप इंटरजेक्शन करेंगे, तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल उतना नहीं होगा, थोड़ा टूटेगा। हो सकता बच्चा डिस्टर्ब भी हो, आपसे ना भी बात करे, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो उसका बैड इफेक्ट ज़्यादा आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। जी, और जब हम बैड इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स पर भी हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जानना चाहते हैं आपसे कि कार्टून देखने के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वेरी नाइस। नाउ दिस, एक तो है बच्चा जॉयफुल होता है, दूसरा है कि उसका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन डेवलप होता है। लेकिन कंसंट्रेशन सिर्फ कार्टून देखने के लिए डेवलप होता है, बुक पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो बट कंसंट्रेशन थोड़ा डेवलप होता है। इसके अलावा वो बच्चा जो बाहर की जो हमारी रिस्क है ट्रैफिक की, और बाहर बच्चा जाएगा तो कुछ और हो जाए, उससे भी आप सेफ होता है। बच्चा आप चाहते हैं घर पे रहता है, वो घर पे रहता है बिकॉज ऑफ दिस कार्टून, अदरवाइज पता नहीं बाहर कहाँ खेलेगा और क्या हो जाएगा, वो सब रिस्क से बच जाते हैं आप लोग। और इसका मतलब ये भी होता है कि आपको पता है बच्चा क्या देख रहा है, बाहर वो क्या कर रहा है, यू डोंट नो अबाउट इट, बट घर में आपको पता है कि वो क्या देख रहा है, राइट। तो जो छोटी एज में अगर आपने इस बच्चे को उसी तरह का कार्टून दिखाया जो वो आप दिखाना चाहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आप छोटी एज में कुछ भी दिखा दोगे उसको, तो फिर वो देखने का वो आदी हो जाएगा। तो अगर कंट्रोल करना चाहते हैं आप,
तो फिर आप अपने टेलीविज़न लॉक में जो चाइल्ड लॉक है उसको आप यूज़ करके देखिए कि उसको आपको कौन सा दिखाना है चैनल, वही दिखाइए। और फ़ायदा ये होता है कि वो थोड़ा जॉयफुल, क्योंकि एक पेरेंट आज के बच्चों का जो IQ लेवल बढ़ गया है, तो उतना आप एंटरटेन नहीं कर पाओगे। तो उतना ज़्यादा मसाला ना पेरेंट के पास है ना किसी के पास है, उतना मसाला वो कार्टून के पास होता है जो उसको हर चीज़ दिखाते रहता है। इसके अलावा घर बैठे वो दुनिया एक्सपोज कर सकता है। अगर अच्छे कार्टून देखेगा तो बहुत कुछ नॉलेज, बहुत ज्ञान, बहुत समझ, बहुत सोच, बहुत थिंकिंग और बहुत अच्छा जॉयफुलनेस और अच्छा टाइम और एक मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। लेकिन अच्छा कार्टून और टाइम लिमिट, ये दोनों करेगा तो बहुत फ़ायदे भी हैं इसके। जी, और सर एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लगती है कि हमें जोड़ देनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू एज जो कार्टून का वो है प्रेजेंटेशन है, वो हमें समझना चाहिए कि किस एज ग्रुप के बच्चे को किस तरह का कार्टून देखना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से बहुत सारे एनिमेटेड फॉर्म में कार्टून्स आ रहे हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग प्लान किए जाते हैं। पहले जो राष्ट्रीय चैनल हुआ करते थे उसमें जो कार्टून्स दिखाए जाते थे वो मैसेजफुल हुआ करते थे और ज़्यादातर नॉलेज देने वाले होते थे। फिर थोड़ा सा दौर आया, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट बेस्ड आया। अभी ऐसा है कि अलग अलग एज ग्रुप के लिए भी कार्टून जो है वो बन रहे हैं, कुछ नए प्रयोग भी हो रहे हैं। तो हमें इसका भी ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग किसको किस तरह की नीड है और उस तरह की चीज़ें दिखाई जाए। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आजकल स्कूलों में ट्रेनिंग देने के लिए गुड टच बैड टच के लिए भी एनिमेटेड फॉर्म या कार्टून कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, इस पर आपका क्या मत है? हाँ, वेरी नाइस। गुड टच बैड टच का सेंस बच्चों को होना चाहिए, और कार्टून में भी सिखाएं और लाइवली भी सिखाएं, क्योंकि कार्टून से बच्चा क्या सीखा यू डोंट नो अबाउट इट, बट आप जब लाइवली सिखाते तो हमको पता लगता है कि इसमें क्या रिस्पॉन्स पड़ा। एक दूसरा ये है कि जो कार्टून आप बच्चों को दिखा रहे हैं तो उस कार्टून को बच्चा देखने के बाद उसका जो उसकी जो वैल्यू सिस्टम है, तो क्या लड़ता है, क्या एग्रेशन होता है, किस तरह का रिस्पॉन्स करता है, नेचर में क्या फ़र्क होता है, स्लीप साइकिल में क्या होता है, खाने में क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब को भी आप ज़रा नोट करते हुए चलें। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि टाइमिंग का बहुत खास ख्याल रखें, एनवायरनमेंट अच्छा रखें। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो इससे बेटर ये होगा कि इप्टा है, अगर ये लोग कोशिश करें कि जो कार्टून या जो जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस तरह के जो सीरियल आते हैं, इसको अगर ये परफॉर्म करे, थिएटर करे, तो अगर हर मोहल्ले में अगर इस तरह का थिएटर चालू हो जाए और बच्चे जो कार्टून अच्छा लगता है वो कार्टून खुद बने और थिएटर करे, तो इससे बड़ी बात नहीं कि बच्चे को जॉय भी मिलेगा, फिजिकल एक्टिविटी मिलेगी, वो नुकसान नहीं आएगा, फ़ायदा होगा, उसका लैंग्वेज डेवलप होगा, बहुत सारा डेवलप होगा अगर हम इन कार्टून और इन सीरियल्स को थिएटर कर दें और उसको बच्चे परफॉर्म करें अपने मोहल्ले में और एक ट्रेनिंग हो, तो इससे हम बच्चों को टीवी से दूर कर देंगे और बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जी, तमाम बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यदि आप परेशान हैं कि आपका बच्चा ज़रूरत ज़्यादा कार्टून देखता है, तो आज की जो चर्चा है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। नमस्कार।